ये कहानी कमलपुर के एक छोटे से गांव की है जहां रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। रवि के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और बेटा राजा रहता था। रवि के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने घर का पालन पोषण करता था, परंतु अब जमीन पहले के जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन वो इसी चिंता में अपनी जमीन के पास बैठा हुआ था और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे खेत से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। मुझे कोई और जमीन लेकर काम करना होगा या कोई और कमाई का जरिया ढूंढना होगा, पर अब मैं उसे जमीन को भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार आरती से बात करते हैं। रवि तुरंत अपने खेत से घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंच के सबसे पहले अपनी पत्नी को आवाज लगता है, आरती जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रवि की आवाज सुनकर आरती वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? आरती, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। क्या बात है, बोलिए। आरती, तुम तो जानती हो हमारी जमीन पहले के जैसी उपजाऊ नहीं रही है। अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालता हूँ तो कहीं उसकी मिट्टी और भी ज्यादा खराब हो ना जाए। मैं सोच रहा हूँ कि खेती करना छोड़ दो और थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा। कुछ समय बाद उसकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी, फिर उसमें खेती करना शुरू करूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी अच्छी होगी। पर तब तक मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो और कोई जमीन भी नहीं है। घर का खर्च चलाने और राजा को पढ़ाने के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं कर रहे, एक बार जाकर गांव के मुखिया जी से एक बार मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे हैं, वह आपकी जरूर कोई ना कोई मदद करेंगे। आरती, यह ठीक रहेगा क्योंकि मुखिया जी अगर कोई नया काम करने को बोलेंगे तो वह उसमें भी मदद करेंगे। तो ठीक है आरती, तो मैं कल सुबह सुबह मुखिया जी से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह रवि मुखिया से मिलने उसके घर चला जाता है। वह मुखिया के घर के बाहर पहुंच के उसको आवाज लगाने लगता है, मुखिया जी, क्या आप घर पर हो? रवि की आवाज सुनकर घर से बाहर आता है। बोल रवि बेटा, क्या हुआ? मुखिया जी, आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुरंत सरपंच जी को अपनी चिंता का कारण बताता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। मुखिया जी, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं आज तक खेती के अलावा और कोई काम भी नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? बेटा, खेती के अलावा और कोई काम क्यों करना? तुम एक काम करो, जो मेरे पास गांव के बाहर जो जमीन है तुम उसे पर खेती करो। पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरे जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और कुछ मेरी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। ठीक है तो काका, मैं कल से ही उस जमीन पर काम करना शुरू कर दूंगा। रवि मुखिया जी को धन्यवाद कह के वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रवि घर पहुंच के आरती को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, आपकी सारी परेशानी खत्म हो गई। हाँ आरती, अब मैं काका के खेत में बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ और जमीन खरीद सकूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह रवि मुखिया के खेत पर काम करने के लिए निकलने वाला होता है, पर सोचता है कि काका की जमीन गांव के बाहर है तो शाम को आते आते देर हो जाएगी, इसलिए आरती को बोलकर जाता हूँ। आरती, यहाँ आना। तो रवि को बुलाता सुन आरती वहाँ आती है। क्या आपने बुलाया? हाँ आरती, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो शाम को घर लौटने में देर भी हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम राजा खाना खाकर सो जाना।
ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके लिए खाने का टिफिन लाती हूँ, वह लेकर ही जाना। रवि अपना खाने का टिफिन लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने के लिए निकल पड़ता। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गए हैं तो फटाफट काम शुरू कर देता हूँ। रवि अपनी कुदाल उठाकर अपना काम करने लगता है। रवि को अभी काम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि पीछे से आकर एक सांप काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय बाद रवि चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ रवि सांप के काटने के कारण बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण ये खबर उसके परिवार को नहीं मिलती। सुबह से अब रात हो जाती है और आरती रवि का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देख राजा पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज मुखिया जी के खेत पर काम करने गांव के बाहर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने अगर बोला होगा तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। एक काम कीजिए, आप सो जाइए। राजा की बात सुन के आरती अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह भी जब आरती देखती है कि रवि अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर सीधा मुखिया से मिलने उसके घर की तरफ चली जाती है। आरती मुखिया जी के घर पहुंचकर रवि के बारे में पूछने लगती है। काका, कल रवि आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रवि कल गया था पर अब तक घर नहीं आया है। हाँ काका, उन्होंने कहा था कि खेत गांव के बाहर है, मुझे आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात से सुबह हो गई, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे कुछ समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रवि कहाँ है। मुखिया तुरंत अपने घर में काम करने वाले बिरजू को अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय बाद बिरजू मुखिया के खेत में पहुंच जाता है। वो वहां का दृश्य देख वो परेशान हो जाता है। यह क्या? रवि का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, मुझे लगता है कि इसे किसी सांप में काटा है। मुझे तुरंत यह बात मुखिया जी को बतानी होगी। बिरजू भागते भागते मुखिया के घर की तरफ निकल जाता है। बिरजू जैसे ही मुखिया के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले मुखिया जी उससे पूछता है, क्या हुआ बिरजू बेटा, भागते हुए क्यों आए? क्या तुम्हें रवि मिल गया? बिरजू मुखिया जी को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में। अच्छी बिरजू जब मुखिया को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी पार्टी भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। बिरजू, तुम सबसे पहले वेद जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं आरती बेटी को लेकर वहां आता हूँ। बिरजू को वेद जी के पास भेजने के बाद आरती को समझाने लगता है, आरती बेटा, पहले तो तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रवि ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, मुखिया जी और आरती को लेकर रवि को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और बिरजू वेद जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। मुखिया जी और आरती जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रवि बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। आरती रवि के पास रोने लगती है, तभी वहां वेद जी के आ जाते ही वेद जी के वहां आते ही आरती वहां से दूर हो जाती है। वेद जी रवि की हालत का पता लगाने लगते हैं। क्या हुआ वेद जी, अब कैसी है रवि की हालत? देखिए मुखिया जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर रवि की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, पर जहर रवि के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रकाश बेहोशी में चला गया है। प्रकाश बेहोशी, यह क्या होता है वेद जी? प्रकाश बेहोशी में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है। यह अब कब होश में आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। वेद जी, अब हम क्या करें?
देखिए मुखिया जी, मैं अभी के लिए कुछ औषधि दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वेद जी रवि की हालत का जायजा लेकर और दवाई देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले उसको उसके घर में लेटा देते हैं। देखो आरती बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम रवि की अच्छे से देखभाल करो, देखना हो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं हर महीने तुम्हारे और राजा के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। फिर मुखिया जी आरती को दिलासा देकर वहां से चले जाते हैं। मुखिया जी के जाने के बाद वहां राजा आ जाता है और अपने पिता की हालत का कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, कल तुम्हारे पिताजी को खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वेद जी ने कुछ दवाई दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने को कहा है। उन्होंने बोला है कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी के ऐसी हालत तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी कि घर का खर्च चलाओगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजा की ऐसी बातें सुन आरती भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम एक बहुत बड़े अफसर बनो, मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आरती राजा को पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब रवि का ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, हो सके तो और काम भी देखना होगा। Sabahar arati mukia shamalane kali jati hai। बताओ बेटी, कैसे आना हुआ और रवि की हालत कैसी है? काका, रवि की तबीयत तो फिलहाल तो वैसे ही है, फिलहाल मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन अपने रवि को दी थी काम करने को, मैं चाहती हूँ उसे जमीन पर मुझे काम करने की इजाजत दे दो, ताकि मैं उसे पर काम करके अपने घर का खर्च और राजा पढ़ाई कर सके। बेटे, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जो तुम्हारे घर में खर्च लगेगा वो मैं हर महीने भेज दूंगा। नहीं काका, आपने हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस कीजिए, आप बस अपने खेत पर काम करने की इजाजत दे दीजिए, मैं अब खुद मेहनत करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। मुखिया जी आरती को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आरती मुखिया जी की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में आरती की बात सुनकर मुखिया जी कुछ सोचने लगते हैं। मुझे लगता है आरती मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर वह काम करने इतनी दूर जाएगी तो रवि का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं उसे अपनी गांव वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सकते हैं। ठीक है आरती बेटी, मैं तुमको अपने खेतों पर तुम्हें काम करने की इजाजत तोड़ दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटे, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे घर के पास एक थी, तुम वहां पर काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और रवि का दोनों का ध्यान रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटे, पर एक समस्या है, पर वह खेत बाहर वाले से छोटा है।
हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर के नजदीक है, यही बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर में काम करना शुरू कर दूंगी ताकि उन पैसों से राजा की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूंगी। पर बेटे तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका मुझे काम करना ही होगा। रवि का सपना था कि राजा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजा की पढ़ाई के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम करीब मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। आरती ने मुखिया जी के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और उसके बाद गांव में सफाई, खाना बनाना जैसे छोटे मोटे काम करके धीरे धीरे आरती की अच्छी फसल हुई। उसे उसका घर चलने लगा। जो पैसे हो दूसरों के घर पर काम करके कमाती थी वह राजा की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल सह लूंगी। माँ मैं कड़ी मेहनत करूंगा और पिताजी का सपना पूरा करूंगा। आरती की मेहनत त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाइयों सह रही है। इसी बीच रवि की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वेद जी की दवाएं और आरती की देखभाल ने जहर का प्रभाव कम कर दिया। एक दिन रवि को होश आ गया। रवि को होश में आते देख आरती बहुत खुश हो गई। रवि तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली है। आरती मैंने तुम्हें और राजा को बहुत परेशान किया है। नहीं रवि, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे तब तक मैंने सारी जिम्मेदारी उठाई। देखो अब सब ठीक होने लगा है। रवि धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने आरती की मेहनत को देखकर प्रण लिया कि वह उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगी। राजा की पढ़ाई भी कुशलता के साथ चल रही। कुछ साल बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ और पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और प्यार से हूँ। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आरती का त्याग और रवि का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम के। गांव वाले अभी भी यह कहानी आने वाली वीडियो को प्रेरणा देने के लिए सुनाते हैं। रामपुर गांव में एक रामू नामक बहुत गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम को थक हार बैठा था, तभी उसकी पत्नी उसे कहती है, थोड़ा आराम कर लो जी, काम तो सारा जीवन चलता रहेगा। देखो क्या हालत बना ली है अपनी। Sahi kaha rahi ho kusuma para fasala ka samaya hijana nahim dunga tanukasana ho jega। हाँ लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अकेले तुम ही तो सब करते हो। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम बस चाय बना दो बढ़िया सी, फिर खेत की तरफ लौट जाऊंगा। अच्छा आप जाए, मैं थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। कुसुम चाय बनाने लगती है और रामू खेत की तरफ निकल जाता है। रामू खेत पर पहुंच के खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका पावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया है? लगता है कि कोई भारी चीज है। मिट्टी हटाकर देखता हूँ। रामू मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है। अरे ये तो एक संदूक है, इसमें क्या होगा? खोलकर देखता हूँ। जैसे ही रामू संदूक खोलता है, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। ये देखकर रामू चौंक जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना यहाँ कैसे आया? रामू थोड़ी देर सोचने लगता है, फिर संदूक उठा के घर की तरफ चल देता है। वह बक्सा देख उसकी पत्नी उसे बोलती है,
आजी यह क्या लाए हो, ये तो बहुत भारी लग रहा है। यह मुझे खेत में मिला है, जरा खोल के देखो क्या है इसमें। कुसुम संदूक खोलती है और अंदर का खजाना देखकर हैरान हो जाती है। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। हे भगवान, इतना सारा धन ये कहाँ से आया, कहाँ से लेकर आए हो? अरे जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तब यह जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे इसका? अगर हम इसे रखते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। नहीं कुसुम, ये हमारा नहीं है, हो सकता है ये किसी का गुम हुआ खजाना हो, ऐसे हमारे पास रखना चोरी होगा। कोई आएगा भी तो कैसे, किसी को क्या पता कि तुम्हें मिला है। बात तो सही है, अगर कोई इसका असली मालिक है तो उसका हक बनता है। हम दूसरों की चीज हम नहीं रख सकते हैं। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलेगी रामू, ठीक है जैसा तुम चाहे। हाँ कुसुम, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर असली मालिक नहीं मिला तो हम सोचेंगे कि इसका क्या करना है। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मैं तो कहती हूँ कि हमारे परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे। बस यही तो मेरा भी सपना है, पर भरोसा रखो सब ठीक होगा। लेकिन इसे कोई ढूंढने आएगा, पता नहीं कितने सालों से जमीन में दबा होगा। ये भला किसका हो सकता है? चाहे कितना ही पुराना हो, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा, वो राजा जी को दे देंगे। ये मुखिया जी को देना सही होगा। हाँ, वह सबसे समझदार है, वह असली मालिक को ढूंढ के उसे लौटा देंगे। हम यह अपने पास नहीं रख सकते हैं। तुम हमेशा से ऐसे ही हो, सीधे और ईमानदार। अच्छा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना, सही करना असली ईमानदारी है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने भेजा है, दूसरों की चीजों को रखने के लिए नहीं। अच्छा, अभी बहुत जोर की भूख लगी है, अभी खाना खा लेता हूँ। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू खजाना लेकर मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा होता है। नमस्ते मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे रामू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं तो कल सुबह खेत पर खुदाई करते समय ये संदूक मिला। मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें सोने के सिक्के थे। मैं किस अपने पास नहीं रख सकता हूँ, उसे आपको सौंपने आया हूँ ताकि आप किसके असली मालिक तक इस पहुँचा सकते हैं। अरे इतना सारा खजाना किसका हो सकता है और यह खेत में कैसे आया? हाँ मुखिया जी, अभी इसको अपने पास रख लीजिए, किसी का खोया हुआ होगा, आपसे उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा रामू, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? अरे मुखिया जी, ईमानदारी से बढ़ के कोई धन नहीं होता, जो सही होता है मैं वही करता हूँ। ठीक है रामू, मैं इसे संभल के रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई असली मालिक होगा तो उसे शौक दूंगा। सरपंची में चलता हूँ। रामू वहाँ से चला गया, लेकिन मुखिया ने इतना सारा खजाना देख के उसकी आंखों में लालच आ गया था। इतना सारा खजाना अगर मैं राजा को सौंप दूं तो सिर्फ मेरा नाम होगा, लेकिन अगर इसे मैं अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? किसी को क्या पता है कि रामू को खजाना मिला था और उसने मुखिया जी को दिया है। मुखिया ने खजाने को अपने घर में छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को मुखिया की पत्नी मुखिया से खजाने के बारे में पूछती है। अरे जी, यह संदूक कहाँ से आया? इसमें तो सोना भरा है, इतना सारा खजाना कहाँ से आया? अरे गांव का रामू है, उसे अपने खेत में मिला था, वह इसे राजा तक पहुँचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया है कि इसे हम ही रख लेंगे। पर ये तो चोरी है ना, किसी को पता चला तो हमारी तो नाक मिट्टी में मिल जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, रामू तो भोला भाला है, वह कभी किसी को कुछ नहीं कहेगा। वह तो ठीक है, अगर राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो, ये खजाना हमारा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
मुखिया ने लालच में आके अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। रामू को इस बात का अंदाजा तक नहीं था, उसे मुखिया पर पूरा विश्वास था। अगले दिन रामू कुसुम आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या मुखिया जी ने खजाना रख लिया? क्या बोला उन्होंने? मैंने कुसुम, उन्हें खजाना दे दिया था, वो अब असली मालिक को ढूंढ के दे देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसे अपने पास रख ले और राजा तक नहीं पहुंचाए? नहीं कुसुम, मुखिया जी बहुत लेट इंसान है, वह ऐसा नहीं करेंगे, वह जरूर उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। फिर भी खजाने में बहुत लालच होता है, मुझे डर लगता है कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। अरे इसमें डरने की क्या बात है, वैसे भी तो हमने चोरी तो की नहीं है और हम अपने जो सही था वही किया, बाकी जो होगा वह भगवान देखेंगे। रामू की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच उसे गलत राह पर ले जा रहा था। गांव के चबूतरे पर हलचल की और दोपहर का समय था। वही गांव के चबूतरे पर बैठ के अमन रमेश आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुना तुमने, रामू को अपने खेत में खजाना मिला था? हाँ मैंने भी सुना था, वह रामू की है जो इतना ईमानदार है, खजाने को मुखिया जी को सौंप दिया, वरना कोई इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई, कोई और होता तो चुपचाप अपने घर में छुपा लेता। रामू की ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। वह तो है, अगर वह खजाना मुझे मिलता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसमें गुजारता। हाँ भाई, लेकिन रामू को देखा, उसे कोई भी लालच नहीं आया और उसने जाकर खजाना मुखिया जी को दे दिया। लेकिन एक बात तो समझ नहीं आई कि मुखिया जी को खजाना मिले 1 महीना हो गया पर आज तक उसके असली मालिक का नाम नहीं सुना। हाँ सही कह रहे हो भाई, ना कोई मालिक सामने आया, ना कोई खबर मिली है। मुझे तो लगता है कि खजाना राजा को सौंप देना चाहिए। लेकिन रामू को क्या पता था कि मुखिया जी खजाने का क्या करेंगे, पर उसने तो अपनी तरफ से सही किया। हाँ अब देखो ना, जब से मुखिया जी को खजाना मिला है तब से उनका घर कितना चमकने लगा है। सही कह रहे हो भाई, पहले तो उनके घर में एक टूटी फूटी चारपाई थी, अब तो नया पलंग आ गया है और नई बैलगाड़ी खरीद ली है। हाँ भाई, अब उनकी पत्नी भी नए गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? कहीं मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही ना हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है कि मुखिया जी ने खजाना खुद रख लिया हो, वरना पैसा कहाँ से आया उनके पास? हाँ बात में तो दम है, 1 साल पहले हाल कोई भी देख सकता था। अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का है, लेकिन ये बात रामू को पता चलेगी तो क्या होगा? रामू क्या, अगर राजा को पता चलेगा तो मुखिया जी की खैर नहीं, लेकिन रामू को खोल भला आदमी है, वह क्या जानेगा कि उसके खजाने का क्या हुआ। सच कहते हो, लेकिन एक बात सच है कि रामू की ईमानदारी ने मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी। हाँ रामू अभी भी अपनी झोपड़ी में रहता है, वही मुखिया जी दिन प्रतिदिन रईस होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बात कहूँ, ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन थोड़ा चालाकी भी जरूरी है। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दिन राजा अपने दरबार लगाए बैठा था, सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपनी प्रजा के हाल जाने की इच्छा हुई। वह चाहते थे कि बिना किसी काम जम के वह गांव-गांव जाकर स्वयं की अपनी प्रजा की स्थिति जाने और समझे। महामंत्री, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कि गांव में कुछ हालात ठीक नहीं है। महाराज आपकी बात उचित है, स्वयं ही जाकर देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मैं राजा के फेस में जाऊंगा तो लोग सच बोलने में टकराएंगे। हम दोनों साधारण भेष में गांव का हाल जानने जाएंगे। अगले दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान का भेष धारण किया, राज के प्रसिद्ध गांव की तरफ निकल गए। यह वही गांव रामपुर था जहां कुछ ही दिनों पहले किसान रामू के खेत में खजाना मिला था। महामंत्री, यह गांव बहुत समृद्ध है। सुना है कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी गरीबी में गुजार रहे हैं।
हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमने लगे दोनों गांव के चबूतरे की और बड़े जहाँ रमेश रवि बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। भाई, इस गांव में तो सब अच्छा लगता है, पर एक बात समझ नहीं आएगी, यहाँ के मुखिया इतने अमीर कैसे हो गए। भाई, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। सच कही तो जब से उन्हें एक खजाना मिला है तब से उनके दिल ही बदल गए। खजाना? किसका खजाना? रामू को उसके खेत में खजाना मिला था, तो वह एक ईमानदार आदमी है, उसने वह खजाना मुखिया जी को दे दिया। लेकिन वह अगर खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। सही कहा आपने, पर रामू ऐसा आदमी नहीं है। उसे लगा कि वह खजाना किसी दूसरे का होगा, उसमें जाकर मुखिया जी को दे दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने कहा कि वह खजाना राजा को दे दूंगा, लेकिन क्या? लेकिन लगता है कि वह खजाना मुखिया जी ने राजा को दिया ही नहीं होगा। अब आप ही देखिए, कुछ दिनों पहले उसके घर में खाने के लाले पड़े थे, अब नया घर ले लिया और नया जाने क्या क्या है। यानी मुखिया जी ने खजाना राजा को सौंपा है नहीं। हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है। इसके पास इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से आया? महामंत्री, मामला कुछ गड़बड़ है, हमें इसे ठीक से देखना होगा। जी महाराज, रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मुखिया ने सच में खजाना छुपा लिया तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। राजा को अब ये सब समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक इतना अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने टाइम किया कि वह जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज्य से पर्दा उठेगा। अगले दिन राजा अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे, उनके पास महामंत्री भी थे। राजा के मन में पुरानी बातें घूम रही थी। मुखिया के कितने जल्दी अमीर होने का राज राजा से छिपा नहीं था। राजा ने किस किया कि मुखिया को दरबार में बुला के सच्चाई सबके सामने लाई जाए। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण किया था, तब से एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? यही कि मुखिया के पास इतना धन कहाँ से आया। गांव के लोग कह रहे थे कि रामू नाम का एक किसान ने अपनी ईमानदारी से उसे खजाना सौंपा था, लेकिन वह खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं आया है? महाराज, बात तो कुछ गड़बड़ है, हमें ये सब मुखिया को बुलाकर सब सीधे सब पूछना होगा। ठीक कहते हैं सैनिकों, अभी के अभी जाओ, गांव के मुखिया को बुलाकर लाओ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रवाना हो गए। इधर मुखिया अपने घर में बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी थी। उसे डर था कि राजा को उसके काले कारनामों की कहानी खबर तो नहीं लग गई, कहीं राजा को सब पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझे कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगा? अगर मैं मना कर दिया तो शायद मैं बच जाऊं। कुछ ही देर में सैनिकों ने मुखिया को दरबार में हाजिर किया। मुखिया, हमें तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, सच सच बताना ना, अगर थोड़ा सा भी झूठ बोला तो दंड मिलेगा। महाराज, जो आपकी आज्ञा में सब सच बताऊंगा। कुछ समय पहले रामू नाम की किसान को खजाना मिला था। जी महाराजा, उसने वह खजाना तुम्हें सौंप दिया था, सही कहा ना मैंने? हाँ महाराज। फिर वह खजाना हमारे पास क्यों नहीं आया? मुखिया का सर चक्कर आने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला तो कहीं राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल है। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए।
सच सच बताओ मुखिया, तुमने उसे खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया था। जब रामू ने खजाना मुझे सौंपा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खजाना मैं रख लूं, तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैं तो खजाना आपको देने के बजाय अपने पास रख लिया। ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया है तुमने। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसको अपने स्वार्थ के लिए छुपा के बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम जैसे आदमी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हम तुम्हारी पहली गलती मान के दंड में नमी भरते हैं। वह पूरा खजाना राजकोष में जमा करवाओ। जी महाराज, मैं आज ही खजाना जमा करवा दूंगा। और हाँ, रामू की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इसलिए तुम्हें मुखिया पद से हटाया जाता है। मुखिया ने सर झुका के अपनी गलती मान ली और राजा ने खजाना राजकोष में जमा करने की आज्ञा दी और ईमानदार रामू को इनाम देने का निश्चय किया। इस तरह राजा ने सच्चाई की जीत निश्चित की। अगले दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में रामू की ईमानदारी की बात बार बार गूंज रही थी। उन्होंने सोचा कि रामू को सम्मानित किया जाना चाहिए। महामंत्री भी दरबार में उपस्थित थे। महामंत्री, सोचता हूँ कि रामू को दरबार में बुलाया जाए। उसकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। ऐसे आदमी को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। हाँ महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल ऐसे ईमानदार व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। यदि हम रामू को सम्मानित करेंगे तो ये पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण होगा। हाँ महामंत्री, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि उसको इनाम में कुछ धन और जमीन दी जाए ताकि उसका जीवन सुखद में हो जाए। और हाँ, मैं उसको अपने दरबार में भी उसे सम्मानित पद देना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ, वह अभी रामू को दरबार में लाएंगे। महामंत्री ने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि रामू को दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद सैनिक दरबार में रामू को लेके उपस्थित हुआ। रामू थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने राजा को प्रणाम किया और खड़ा हो गया। आओ रामू, पास आओ। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं। Maharaja Maniatarapanakartavya तुम्हारा ये कार्य छोटा नहीं है। अधिकांश लोग खजाना पाते ही लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन तुमने सच्चाई से उसे हमारे मुखिया को सौंप दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। रामू, हम तुम्हें सम्मानित पद देना चाहते हैं। यहाँ रहकर राज्य की सेवा करो। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। क्या मैं इस योग्य हूँ? यदि आपकी आज्ञा है तो मैं अपने पूरे मन से सेवा करूँगा। राजा रामू की बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने रामू को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और उसे खेती करने के लिए अतिरिक्त भूमि प्रदान की। तरह उन्हें राजा की सेवा पूरे मन से की। अपनी ईमानदारी के कारण वह एक अच्छा जीवन जीने लगा।